पार्ट 3 एसिड बेस की आज हम बात करेंगे। इसको मैं एक अलग कैटेगरी में लूंगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स की आज हम बात करेंगे जहां आपको नाइट्रोजन यूजली दिखती है, राइट। चलिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। NH2, ठीक है, एनालिन सबको मालूम है इसका नाम। और चलिए, मेरे पास यहाँ Cl है। ऑर्थो पोजीशन पे मैंने Cl लिया, मेटा पोजीशन पे Cl लिया है, और पैरा पोजीशन पे Cl ले रहा हूँ। ठीक है, ये पोजीशन कौन सी होती है? पैरा। कल भी हम कर रहे थे। देखिए, अगर आपको याद हो, कल जब मैं एग्जाम्पल किसके ले रहा था लास्ट वीडियो में, OH से, तब मैं क्या बात कर रहा था आपसे? तब मैं आपको बता रहा था कि जब आपको एसिड बेस करेक्टर को स्टडी करना है तो आप अरहेनियस एसिड बेस को स्टडी करेंगे। और अरहेनियस एसिड बेस होते थे कि कौन अपना H पॉजिटिव पहले रिलीज करेगा। उस बेस पर हम आंसर देते थे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है। लेकिन जब आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे जिनमें नाइट्रोजन दिखेगा, तब आपने लुईस कंसेप्ट अप्लाई करनी है। रिमेंबर दिस। देखिए, हर चीज के लिए अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, तो ये दिमाग में रखिए कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स वहां पे आस्क किए जा सकते हैं। तो अगर एनालिन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कोई भी जो मैं एग्जांपल आज लूंगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के, उसमें आपने लुईस कंसेप्ट अप्लाई करनी है। और लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा आपको अगर फिर से मेमोराइज करवाऊं, तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। रिमेंबर दिस। भूल जाएं कभी तो एसी, एसी एक्सेप्टर में एसी, एसिड में एसी। और जो डोनर होते हैं आपके ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मैं रिफ्रेश करवा रहा था, आपको पता है एसिड बेस की कंसेप्ट। तो अभी क्योंकि सेक्शन हमारी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की है, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बात नहीं करेंगे, हम इन्हीं की बात करने वाले हैं आज। तो बात यही रहेगी कि कौन सा अपना इलेक्ट्रॉन पहले देगा। मतलब कल जब बात कर रहे थे कि कौन अपना हाइड्रोजन पहले देगा, वो एसिड होगा। आज बात करेंगे जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात आएगी, तो आपको याद रखना है कि कौन सी नाइट्रोजन अपनी, क्योंकि लोन पेयर होती है नाइट्रोजन के ऊपर, यू ऑल नो, कौन अपनी नाइट्रोजन लोन पेयर पहले डोनेट करती है। ठीक है, सबके ऊपर लोन पेयर होती है, तो कौन सी नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगी? दैट विल डोनेट फर्स्ट, दैट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि डोनर बेस होता है। तो जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात आए, तो आप समझ जाना हमें बेस को सोचना है। ओके, एज अकॉर्डिंग ऑफ, तो आप पता चल जाएगा कि एसिड कैसा है। चलिए, मैं अभी इन्हीं की बात करता हूँ जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिया था। ये रहा मेरा ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। चलिए, मुझे ये बताइए कि क्लोरीन का कैसा नेचर है। अगर आपको वो रूल याद हो गए होंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, तो आपको पता है जितने भी हेलोजन होते हैं उनका नेचर होता है -I, राइट, एंड +R। रेजोनेंस कैसा दिखाते हैं? ये +R, क्योंकि सबके ऊपर लोन पेयर होती है, तो ये डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में। तो -I और +R इनका नेचर होता है, राइट। और इन दिस केस हमें पता है कौन डोमिनेट करता है? -I, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं। पर अभी इसको हम अप्लाई नहीं कर रहे। जब मैं रेक्टिविटी, स्टेबिलिटी ऐसा टॉपिक आपको बताऊंगा, तब मैं इन चीजों को भी यूज करूंगा। लेकिन अभी आप याद रखिए कि क्लोरीन का, क्योंकि ये हेलोजन है, तो इसका नेचर है -I एंड +R। ओके, तो चलिए फिर से एक बार इसको करते हैं। NH2 लोन पेयर, क्लोरीन यहां बैठा है। ऑर्थो पे जब क्लोरीन होगा तो -I +R। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्थो, हम रूल नंबर 4 में बात कर रहे थे कल, कि ऑर्थो पोजीशन ऐसी होती है जिसमें इंडक्टिव भी होता है और रेजोनेंस भी होता है, राइट। चलिए, अब इसकी बात करते हैं। NH2 मैंने ये ले लिया। मेटा पोजीशन कैसी पोजीशन है? क्या वहां दोनों होते हैं? नहीं, वहां सिर्फ इंडक्टिव होता है। और इंडक्टिव ये कैसा शो करता है? -I, राइट।
चलिए जी, बात इसकी कर लेते हैं। मेरे पास NH2 और Cl है। पैरा पोजीशन में जब क्लोरीन होगा तो क्या बात करेंगे हम? जब पैरा पे क्लोरीन होता है तब भी अपने दोनों इफेक्ट शो करता है, मतलब इंडक्टिव भी दिखा सकता है और रेजोनेंस भी दिखा सकता है। कल आपको ये क्लियर हो चुका है, राइट? चलिए, अब बात फिर से वही करेंगे जैसे कल बात कर रहे थे ना हम लोग, रिंग की भूख की, कि कौन सा रिंग ज्यादा भूखा रह जाएगा। आपको रिंग की भूख सोचनी है। जो रिंग मोर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, पहले उसको सोचना है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां क्लोरीन के दो हाथ हैं, एक -I और एक +R। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है क्लोरीन रिंग से। और +R का मतलब है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन खिला रहा है, दे रहा है। तो एक हाथ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक हाथ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिंग को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए इसकी बात करते हैं। इन दिस केस ऑफ मैटा, as you just watching here, only the inductive effect actually take place here. So due to the inductive effect, because only the inductive effect is being pronounced in meta position, so now the inductive effect is of negative nature, so obviously it is tending to withdrawn, so it is withdrawing the electron towards itself and nothing is there to be donated, right? As in case of ortho, okay, with one hand it was just withdrawing the electron and on the another hand it is just donating the electron. But in case of matter, it is only busy to withdraw the electron continuously round the clock together. Okay, it is withdrawing the electron. So what will it will affect in turn to the ring? It will make ring more deficient of electron, right? ठीक है ना, ज्यादा डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देगा। लेकिन इस केस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में रिंग से इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींचता जा रहा है, तो रिंग बहुत भूखा हो गया इलेक्ट्रॉन का। जरा इसकी बात करते हैं पैरा पोजीशन पे। फिर से मेरे पास दोनों है, -I और +R। क्या कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन एक हाथ से ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, एक हाथ से दे रहा है। माइनस का मतलब है ले रहा है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, तो बताइए मुझे रिंग कहाँ ज्यादा भूखा रह गया, क्या लगता है आपको? कहाँ ज्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन रिंग? यहाँ तो दे रहा है ले रहा है, यहाँ दे रहा है ले रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ ले ही रहा है, छीन ही रहा है। क्लोरीन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिंग ज्यादा भूखा रह गया। ठीक है, भूख बहुत ज्यादा है भाई। कहाँ पे? ये ज्यादा भूखा है, सबसे ज्यादा भूखा मुझे ये लगा। तो ये रिंग किससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? इससे तो इसने छीन लिए, तो ये किससे छीनेगा? इसकी टेंडेंसी है ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। यानी कि नाइट्रोजन की ये लोन पेयर ये इसको छीनने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये अगर ये नाइट्रोजन से लेगा तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को पकड़ के रखेगा, क्योंकि इस पे कमी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, ये किसी को देगा नहीं। ठीक है, अगर रिंग ज्यादा भूखा है तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, और अगर नाइट्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है तो नाइट्रोजन अपने इन इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, किसी को देगा नहीं। और अगर ये किसी को देगा नहीं तो ये अच्छा बेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छा बेस वही होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को पहले देता है। क्योंकि यहाँ रिंग बहुत भूखा है तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और नाइट्रोजन अपने इन लोन पेयर को किसी को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और वो उसको होल्ड करके रखेगा। यानी कि अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग बेस कभी हो ही नहीं पाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस वही होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि वीक बेस होगा तो क्या बना फिर? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? मेटल। चलिए, ये तो बात हमें क्लियर होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है अभी, राइट? तो मैं बात आगे करता हूँ। मेरे पास वही है फिर से NH2। ठीक है, NH2 और क्लोरीन पहले मैं यहाँ ले रहा था, ये जिसको ये ऑर्थो है, ये मेरे पास मेटा है, और ये मेरे पास पैरा है। इसी केस को मैं दोबारा से ले रहा हूँ। चलिए, इसको तो हम अंडरस्टैंड कर गए, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक हाथ से दे रहा है, ले रहा है -I से, और +R से दे रहा है। ऑर्थो, ऑर्थो की बात करते हैं। क्लियर? लेकिन ऐसा, ये इसको तो हम कर चुके हैं। ऐसा तो यहाँ भी हो रहा है, -I and +R।
पैरा पोजीशन पर भी एक हाथ से ले रहा है और एक हाथ से दे रहा है। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रूल नंबर 4 कि रेजोनेंस जितना ऑर्थो पे प्रोनाउंस करता है उतना ही कहाँ प्रोनाउंस करता है, पैरा पे। मतलब दोनों जगह इसका इफेक्ट सेम रहता है, तो इससे जजमेंट नहीं होगी। मतलब जितना इफेक्ट इसका ऑर्थो पे होता है उतना पैरा पे होता है। रेजोनेंस दोनों जगह एक ही बराबर फोर्स के साथ होता है। तो डिसीजन मेकिंग किसके पास है, इंडक्टिव के पास है जी। चलिए, तो इंडक्टिव कहाँ ज्यादा होता है, हमें पता है ऑर्थो का इंडक्टिव हमेशा ज्यादा होता है पैरा के इंडक्टिव से। ठीक है, पैरा के इंडक्टिव से ज्यादा होता है क्या, ऑर्थो का। क्लियर हो गया सबको। तो यानी कि यहाँ माइनस आई बहुत ज्यादा होगा, यानी कि रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे। अगर रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे तो ये रिंग ज्यादा भूखा हो जाएगा। ये इतना भूखा नहीं होगा पैरा वाला। अगर ये ज्यादा भूखा होगा तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा कि भाई मुझे खिलाओ, मेरा तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब मुझे इलेक्ट्रॉन लाओ। तो क्या ये अपने इस लोन पेयर को किसी को दे पाएगा? इस बेचारे नाइट्रोजन से पहले ही इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं, तो ये तो इसमें तो हड़कंप मच गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहेगा, ये खुद ही होल्ड करके रखेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा इसका। होप सो कि आप समझ पा रहे हैं मुझे कि ये अपने इलेक्ट्रॉन अब किसी को दे नहीं पाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। जो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है वो लुईस बेस होता है। अब ये देने की पोजीशन में नहीं है तो ये एसिड होगा, है ना। और ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये नहीं दे पाएगा तो ये एसिड होगा। चलिए, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन निकला, पैरा। आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन निकला यहाँ पे, आपका पैरा, फिर ऑर्थो, और फिर मेटा। और अगर एसिड की बात करूं तो नेचर ठीक उल्टा हो गया, मेटा देन ऑर्थो देन पैरा। ओके, होप सो कि आपको क्लियर हुआ। चलिए, अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम अभी बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है, इस सेकंड वीडियो में। चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। अभी हम और एग्जांपल लेंगे। सपोज मेरे पास ये एग्जांपल आ गया NH2, और यहाँ मैं ले लेता हूँ CH3। आई एम टेकिंग हियर द एग्जांपल NH2 CH3 ऑर्थो मेटा पैरा। हम पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में। NH2 CH3, राइट। इस केस में मैं क्या बात करूंगा, CH3, ठीक है। कैसा नेचर है CH3 का, वैसे R कभी भी रिंग पे हो, मैंने साइड ये लिखवाया नहीं आप लोगों को, अगर आप R कभी भी रिंग पर हो तो उसका हमेशा एक इफेक्ट होता है प्लस आई, रिमेंबर दिस, ठीक है। इसका प्लस आई इफेक्ट होता है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है रिंग के साथ, ठीक है। तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन देना जानता है, ये प्लस H या प्लस R ही रख लो उसको, ठीक है। वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो अ रेजोनेंस, यू नो दैट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन है ये, ठीक है। लेकिन आप इसको प्लस R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये ऑर्थो पे है तो भाई कौन से इफेक्ट दिखाने वाला है, प्लस आई, क्योंकि ऑर्थो पे हमने पढ़ा है दोनों इफेक्ट होते हैं। मेटा पे हमने देखा है कि एक इफेक्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रेजोनेंस नहीं दिखा सकता ये अपना, तो सिर्फ यहाँ प्लस आई दिखाएगा। और ये जो पैरा वाला केस है, इस केस में फिर से अगेन ये दोनों इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। यहाँ रेजोनेंस मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बता चुका हूँ। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हमें फिर से वैसे ही डील करना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, दिमाग लगाइए। हमने क्या बात करी थी कि अगर OH होगा तो आरएनएस कंसेप्ट अप्लाई करनी है, और अगर NH2 होगा तो आपको लुईस कंसेप्ट अप्लाई करनी है। तो अब इसको देखिए जरा, ये नाइट्रोजन क्या करने वाला है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देगा, मोर फ्रिक्वेंटली अगर डोनेट कर देगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। हम इस नजरिए से यहाँ सोचेंगे, ये एस्पेक्ट याद रखिए कि सोचना कैसे है, मैकेनिज्म को लॉजिकली उसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है, और वही चीज हम कंपटीशन में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए शायद इनकमिंग
मई या जून तक एग्जाम आने वाला है, और बहुत लकी हैं जो फ्रेशर हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम है, तो उसको यूटिलाइज करिए। और कंपटीशन में ऐसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो एसिड बेस एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं वही रहता हूँ। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पहले देगा, ये देगा या ये देगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या कर रहा है CH3? फटाफट बोलना है। एक हाथ से दे रहा है, प्लस है, प्लस दोनों हाथों से ही दे रहा है। ओके, भर भर के खिला रहा है रिंग को। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। पैरा की बात करूं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों हाथों से खिला रहा है रिंग को भर भर के। बहुत भूखा नहीं है, दोनों फुल पेट है। ये सिर्फ एक ही हाथ से खिला रहा है। अगर ये एक ही हाथ से खिला रहा है तो रिंग भूखा रह गया। यहाँ दोनों हाथों से खिलाया जा रहा है, दोनों हाथों से खिलाया जा रहा है, रिंग की भूख बिल्कुल नहीं है। यहाँ रिंग बहुत भूखा है। अगर एक ही हाथ से खिलाया जा रहा है तो रिंग भूखा है, तो रिंग किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को जोर से पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो पहले बहुत लूट चुका है, अब ये अपनी लोन पेयर को नहीं लुटाना चाहता। तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट नहीं करेगा तो ये क्या बेस होगा? नो। अगर दे देता तो बहुत अच्छा बेस होता, पर ये नहीं दे पाया ड्यू टू सम रीजन, तो हम बोलेंगे ये अच्छा एसिड हुआ, बेस नहीं हुआ, ये वीक बेस हुआ। वीक बेस कौन है? अगर मैं बेस के अकॉर्डिंगली बात करूं तो मुझे सबसे वीक बेस मिल चुका है, क्योंकि हर रिंग बहुत भूखा है, और सबसे वीक बेस मुझे मिला है मेटा। चलिए, इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ भर भर के खाना खिलाया जा रहा है, ठीक है। दोनों की भूख देखते हैं किसकी ज्यादा है, कौन फुल पेट है, कौन अभी थोड़ा भूखा है। रेजोनेंस की बात करूं अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे, और रेजोनेंस की बात करूं अगर मैं पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, तो आपको पता है पैरा और ऑर्थो में रेजोनेंस एक जैसी ही पावर के साथ इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। जितना इफेक्टिव रेजोनेंस ऑर्थो पे होता है, उतना ही इफेक्टिव ये कहाँ होता है? पैरा पे, राइट। तो यहां से डिसीजन मेकिंग कभी नहीं होती। डिसीजन मेकिंग हमेशा इंडक्टिव से होती है। इंडक्टिव ऑर्थो पे हमेशा ज्यादा होता है, यहाँ भी मैंने बात की थी। ऑर्थो पे हमेशा इंडक्टिव ज्यादा होता है पैरा से, तो ऑर्थो पे ज्यादा है पैरा से, ठीक है। वैसे खिलाया तो दोनों हाथों से जा रहा है दोनों को, एक हाथ बराबर ही खाना खिला रहा है। रेजोनेंस वाला हाथ दोनों जगह बराबर ही खाना खिला रहा है, लेकिन ऑर्थो वाला हाथ जो है वो पार्शियलिटी कर रहा है। वो ऑर्थो में ज्यादा खिला रहा है, पैरा पे कम खिला रहा है। यानी कि यहाँ पे ज्यादा खाना खाया जा रहा है। फिर से सुन लो, रेजोनेंस वाला हाथ दोनों जगह बराबर ही खाना खिला रहा है, लेकिन इंडक्टिव वाला हाथ पार्शियलिटी कर रहा है। यहाँ पर ऑर्थो में ये ज्यादा फेवर कर रहा है, ज्यादा खाना खिला रहा है रिंग को, लेकिन पैरा पे ये कम खाना खिला रहा है रिंग को। तो ये रिंग थोड़ा भूखा है अभी बेचारा पैरा वाला, ठीक है। मैटा तो बेशक बहुत ही भूखा था, लेकिन ये थोड़ा भूखा है। अगर ये भूखा है तो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है अभी, तो ये अपनी लोन पेयर को जल्दी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं भाई। तो ये होल्ड करके रखेगा अपने इलेक्ट्रॉन को। तो यानी कि दूसरी पोजीशन पे मुझे क्या मिला? पैरा। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि भर भर के खाना खिलाया जा रहा है, रिंग को कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ taking any extra electron from the nitrogen. So obviously now nitrogen is capable to donate electron towards acid easily, right? So it is more basic now the time. Okay student, so ये मेरे पास क्या आ गया? ऑर्थो। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा एसिड बेस का ये टॉपिक अच्छे से। चलिए, ये एग्जाम्पल हमने लिया, एक और एग्जाम्पल से मैं बात करूंगा। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करते हैं। NH2OH, NH2OH, NH2OH। हाँ, मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपने सर बताया था कि अगर रिंग के ऊपर नाइट्रोजन हो तो लुईस कंसेप्ट अप्लाई करनी है, और अगर रिंग पे OH हो तो अर्हेनियस कंसेप्ट अप्लाई करनी है। बट यहाँ तो दोनों है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है, तो कौन सी कंसेप्ट अप्लाई करें? कोई भी चॉइस इज योर, मैं दोनों से करवा के बता देता हूँ आपको। चलिए,
सबसे पहले मैं नाइट्रोजन वाली लुईस कंसेप्ट से बताता हूँ। आप ये सोच के चलिए कि आपको लुईस लगानी है। तब बताइए OH का नेचर बताइए फटाफट ऑर्थो पे। अब बात हम ज़्यादा जल्दी करेंगे। -I + R, बिल्कुल सही। यहाँ पे सिर्फ -I OH, अगर पैरा पे हो तो फिर से दोनों इफेक्ट दिखाएगा। जिन्हें ये नहीं पता वो पिछला वीडियो देख लें, उसमें इनके नेचर मैंने डिस्कस किए हैं। तो एक हाथ से खाना खिलाया जा रहा है और एक हाथ से छीना जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ छीना ही जा रहा है। यहाँ पर एक हाथ से छीना जा रहा है -I से, +R से खिलाया जा रहा है। रिंग कहाँ ज्यादा भूखा है? यहाँ ज्यादा भूखा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ छीना ही जा रहा है। यहाँ पे छीना भी जा रहा है, खिलाया भी जा रहा है, छीना भी जा रहा है, खिलाया भी जा रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ छीना ही जा रहा है। तो ये रिंग ज्यादा भूखा है। अगर ये रिंग ज्यादा भूखा है आपका, तो ये ऑब्वियसली किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को पहले जाने नहीं देगा। अगर जाने नहीं देगा तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ फिर। ठीक है, ये वीक क्या हुआ? बेस। और एसिड क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं बेस की बात करूं, बेस के अकॉर्डिंगली सोचूं, तो सबसे वीक बेस मेरे पास निकल चुका है कौन सा? मेटा। चलिए बात करते हैं अब ऑर्थो और पैरा में सेकंड पोजीशन किसको मिलेगी और फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी एज अकॉर्डिंग ऑफ बेसिक नेचर। तो यहाँ पर -IN + R है, यहाँ पर -IN + R है। आपको पता है रेजोनेंस दोनों जगह सेम ही प्रोनाउंस करेगा, इससे डिसीजन मेकिंग कभी नहीं होती। और इंडक्टिव हमेशा ऑर्थो पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरा। तो और ऑर्थो पे ज्यादा हुआ तो OH यहाँ क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा तो क्या होगा? अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो क्या करेगा? ये रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो रिंग बहुत भूखा हो गया जी, है ना। पैरा पे ऑर्थो इतना नहीं है, लेकिन और सॉरी पैरा पे इंडक्टिव इतना नहीं है, लेकिन ऑर्थो पे इंडक्टिव बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे चुरा लेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए तो रिंग भूखा हो जाएगा। और रिंग किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को नहीं जाने देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता। यानी कि तो फिर एसिड अच्छा हुआ है। लेकिन अगर मुझे बेस के अकॉर्डिंगली बात करनी है तो सेकंड पोजीशन मिलेगी पैरा से, क्योंकि मैटा से तो अच्छा ही होगा ना बेस है। क्योंकि मैटा में तो बहुत भूखा है रिंग। जितना रिंग भूखा होगा समझ जाना, वो उतना एसिडिक होगा। काम खत्म। अब ये ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या लिख गया? पैरा लिख गया यहाँ पे, सॉरी ऑर्थो। क्योंकि हाँ ऑर्थो वाला रिंग ज्यादा भूखा लग रहा है, पैरा वाला ज्यादा भूखा नहीं है। और पैरा वाला कैसा है? क्योंकि रेजोनेंस यहाँ इंडक्टिव कम है, तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी? पैरा को। पैरा ऑर्थो मेटा। यहाँ एक एम्बिग्यूटी भी है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, इसी में इसी केस में स्पेशल। लेकिन अभी चलिए, अभी आपने सिर्फ पैरा ऑर्थो और मेटा वाला ऑर्डर निकाला है। अब इसी चीज को हम अरहेनियस कंसेप्ट से सोचते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम अरहेनियस कंसेप्ट से अब अप्लाई करेंगे। कैसे? ऐसे ले लेते हैं। उन्हीं को तो आगे पीछे करना है हम लोगों को। OH NH2 वही है, टेंशन मत लीजिए। मैंने अब OH को एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया है और बाकी NH2 को घुमा रहा हूँ, लेकिन बात वही है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब OH के तरीके से सोचते हैं अरहेनियस से, कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट तो नहीं हो जाएगी। चलिए, NH2 ऑर्थो पे है, तो क्या बात करेंगे हम? कैसा नेचर होता है NH2 का? यू नो दैट -IN + R की, यहाँ पर -I की, -IN + R अगेन। आपको पता है NH2 का नेचर कैसा है, कल मैंने लिखवाया था आपको ये। ओके, तो ये क्या कर रहा है? -I क्या काम करेगा? withdrawing the electron, +R donating the electron. In case of meta, only the work is that is being done here is to just withdraw the electron. इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जा रहे हैं और विड्रॉ भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ मेटा ना, ओनली सिर्फ रिंग को क्या, रिंग से क्या किए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉन किए जा रहे हैं। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉन किए जा रहे हैं तो रिंग किससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से खींचेगा तो ऑक्सीजन किससे लेगा? हाइड्रोजन से। और इसका H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा जल्दी। कल ऐसे कर रहे थे ना हम लोग अरहेनियस में, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ तीनों में? मेटा।
क्योंकि इसका रिंग सबसे ज्यादा भूखा है। तो अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो सबसे वीक बेस हुआ, यानी कि अगर मुझे बेस के अकॉर्डिंगली ही इसको अरेंज करना है तो सबसे वीक बेस कौन हुआ? मेटा। चलिए दोनों की बात करते हैं अब। इन दोनों में रेजोनेंस तो दोनों जगह बराबर होगा। रेजोनेंस ऑर्थो पे जितना होता है उतना ही पैरा पे होता है, इससे कभी डिसीजन मेकिंग नहीं होती। इंडक्टिव हमेशा ऑर्थो पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू पैरा। तो ऑर्थो पे अगर बहुत ज्यादा है तो हम बात क्या करेंगे कि रिंग ज्यादा भूखा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा, माइनस आई वाला है तो ये रिंग ज्यादा भूखा है। अगर रिंग ज्यादा भूखा है तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो इसका H पॉजिटिव पहले निकलेगा, यानी कि अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये वीक बेस होगा, यानी कि अगला ऑर्थो का नंबर आएगा। तो फिर सबसे अच्छा बेस कौन हुआ? पैरा। तो चाहे आप अरहेनियस कंसेप्ट अप्लाई कर लीजिए पैरा ऑर्थोमेटा, या फिर आप पैरा ऑर्थोमेटा आप लुइस कंसेप्ट अप्लाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी एस्पेक्ट से सोच लीजिए, राइट। अच्छा, जो मैं एम्बिग्यूटी की बात कर रहा था वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखा ये गया है इन सम केसेस ऐसा होता है यूजुअल, लेकिन ज्यादातर ये केसेस वहां होते हैं जहां SIR इफेक्ट हो, जिसको मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको और करूंगा अच्छे से इसको, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट जो हम बता रहे थे कि वहां इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे ऑर्थो में थोड़ा बहुत ये भी कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर मान लीजिए केस आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, पहले हम ऐसा केस भी पढ़ेंगे कि जब ऐसा होगा NO ये, तब क्या होता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ये O इतने आगे चला जाता है कि हाइड्रोजन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। लेकिन नाइट्रोजन जब हो तब भी ये चीज़ देखी गई है कि माइल्ड इवन, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर भी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जिसको हम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑर्थो को कि अपना हाइड्रोजन पहले डोनेट कर देगा, वो वीक निकल जाता है, यानी कि पैरा मेटा देन ऑर्थो। लेकिन इसको मैं SIR इफेक्ट में अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा आपको। चलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक समझ आ रहा है हम लोगों को। हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एसिड बेस करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, और स्पेशली अभी हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सिर्फ रिंग पे आ रहे हैं। हम रिंग से रिगार्डिंग ही बात करेंगे अभी। चलिए ये रिंग से रिगार्डिंग कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना है इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो, ऐसा भी सवाल आपको आ सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस आपको बताना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए मैंने 3 एग्जांपल ही लिए, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग बेस बताना है। करें स्टार्ट। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब भी आए आपको पहले याद आ जाना चाहिए कि हम मैंने क्या बताया था, लुईस कंसेप्ट अप्लाई करनी है। कौन सा नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को पहले दे पाएगा, बस जो दे पाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है जी। चलिए, क्या ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को दे पाएगा? सोचिए। इफ योर आंसर इज नो देन यू आर राइट। क्यों नहीं दे पाएगा? ये देखिए, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाता हूं आपको। pyridine, you are aware with the structure। ये लोन पेयर जो है, क्या ये यहाँ पर रेजोनेंस में जा सकती है? जा सकती है ना। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी कि लोन पेयर अगर आगे जंप करती है तो वहां पर बिल्कुल उसके साथ एक पाई बॉन्ड होना चाहिए जो फर्दर जंप के लिए रेडी हो, है ना। जंप टू जंप फेनोमेना, जंप टू जंप। जिन लोगों को नहीं मालूम रेजोनेंस, वो वीडियो देख लें, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव, वहां मैंने ये बताया है जंप टू जंप फेनोमेना कैसे होता है रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ पे जंप टू जंप हो सकता है क्योंकि अगर ये यहाँ जंप करेगा तो आगे पाई बॉन्ड है जंप करने के लिए, तो रेजोनेंस में ये जा सकता है। और इस लोन पेयर के लिए रेजोनेंस में ये यहाँ भी जा सकती है लोन पेयर, और यहाँ भी जा सकती है, दो तरफ रेजोनेंस पॉसिबल है इसके लिए। यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है इस स्ट्रक्चर के लिए, देखने से पता चल रहा है इसके दोनों तरफ कूदने के चांसेस हैं। ये चाहे तो यहाँ कूद जाए, ये चाहे तो यहाँ कूद जाए, क्योंकि दोनों तरफ रेजोनेंस हो सकती है। तो ये तो लोन पेयर बिजी रहेगी भाई रेजोनेंस में, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही घूमती रहेगी।
लेकिन जरा इस लोन पेयर की बात करते हैं। ये बेचारी एक ही तरफ जंप कर सकती है क्योंकि सिर्फ यही पाई बॉन्ड है ना, और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इमीडिएट पोजीशन पे हो जाए, उसकी जैमिनल पोजीशन पे हो जाए, राइट। तो ये एक ही जगह जंप कर सकती है, इधर नहीं जंप कर सकती क्योंकि इधर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये भी लोन पेयर वैसे तो बिजी रहेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, बट इतनी बिजी नहीं रहेगी जितनी ये रहेगी। यानी कि थोड़ी देर आएगी नाइट्रोजन पे वापस लौट के, तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये थोड़ा बहुत बेस हो सकता है। लेकिन ये लोन पेयर नाइट्रोजन को बेचारे को मिलेगी नहीं, कभी टिकेगी नहीं, इसके ऊपर घूमती रहेगी। अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर कभी टिकेगी ही नहीं एंड इट इज ऑलवेज बिजी जस्ट राउंड द क्लॉक टुगेदर इन रिवॉल्विंग इन द रिंग, सो इससे कोई इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकता कि कोई इससे विड्रॉ कर ले। लेकिन यहाँ पर जो स्टेइंग टाइम है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर का वो है, तो इससे वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब इसके बारे में क्या सोचते हो आप लोग? ये बेचारी लोन पेयर तो बड़ी मुश्किल में है, ना तो ये इधर जंप कर सकती है ना इधर जंप कर सकती है क्योंकि कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं रेजोनेंस के लिए। तो ये उम्र भर नाइट्रोजन के बंदिश में ही फंसी हुई है। यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेना आसान है तो ये बहुत अच्छा बेस हुआ। यानी कि अगर मैं इसको ए बोलूं, दिस इज बी, दिस इज सी, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मेरे अकॉर्डिंगली सी होगा क्योंकि इससे लोन पेयर आसानी से ली जा सकती है, फिर बी से आसानी से ली जा सकती है, और ए की लोन पेयर तो बहुत बिजी रहेगी भैया बेस के अकॉर्डिंगली। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा और मजा आएगा। यही बनाऊं अंदर ही अभी। सिर्फ आपको बताना है। ये और ये स्ट्रक्चर तक जैसी होगी। चलो इसको छोड़ो, एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चलिए इन तीनों में देखते हैं। बताइए मुझे, ये लोन पेयर कौन जल्दी दे सकता है? जल्दी। चलिए यहाँ देखते हैं, क्या ये लोन पेयर बिजी होगी या नहीं होगी? गैस रेजोनेंस में बिजी होगी, बट एक ही जगह पे बिजी होगी, इस तरफ नहीं कूद सकती। बात समझ आ रही है? इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ऐसे है, यहाँ तो लोन पेयर, यहाँ तो पाई बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर यहाँ जा सकती है आराम से, यहाँ उतर सकती है। अगर ये यहाँ जंप करेगी तो ये आगे रेजोनेंस में जा सकता है। लेकिन दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ है एट दिस पोजीशन। तो क्या ये लोन पेयर इधर भी जंप कर सकती है? नो। ये इधर क्यों जंप नहीं कर सकती? क्योंकि जहां ये जंप करेगी उस कार्बन के ऊपर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, वहां पाई बॉन्ड होना जरूरी है, तो इसका सिर्फ एक ही तरफ से जंप हो सकता है। चलिए इसको क्या बोलोगे आप? यहाँ पे तो यहाँ भी जंप कर सकती है लोन पेयर, यहाँ भी जंप कर सकती है, दोनों तरफ। ये तो बहुत ही बिजी रहने वाली लोन पेयर है। ये लोन पेयर बहुत बिजी रहेगी तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। यहाँ पे लिए भी जा सकते हैं। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जब भी नाइट्रोजन कभी हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, अगर इनके साथ कभी तुम्हें डबल बॉन्ड नजर आए बच्चों, या ट्रिपल बॉन्ड किसी के साथ नजर आए, तो समझ जाना कि वो अपने इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमें पता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है इससे। sp करेक्टर में सबसे ज्यादा होती है, sp2 में, और sp3 में सबसे लीस्ट। तो अगर कोई sp2 करेक्टर में है या कोई sp करेक्टर में है, हाइब्रिडेशन में है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो वो सबसे वीक बेस होते हैं। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे ही नहीं, किसी को देंगे ही नहीं, तो वो वीक बेस होंगे। ठीक है, ये तो सबसे ही वीक बेस है। तो यानी कि इन सब में अगर मैं इसको नाम दूं ए, इसको बोलूं बी, एंड फॉर दिस सी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन हुआ? यहाँ लोन पेयर क्यों बिजी है?
यहाँ रेजोनेंस में बिजी है, यहाँ लोन पेयर तो बेचारी जाने के मूड में ही नहीं है, और यहाँ पर एक ही तरफ बिजी है। तो ये लोन पेयर वापस लौट के आ जाएगी नाइट्रोजन पे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ए हुआ, देन बी जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भी, बट फिर भी ये पाई बॉन्ड पे नहीं। और जहाँ पाई बॉन्ड हो ना, जैसे नाइट्रोजन के साथ ही आपको लगता हो पाई बॉन्ड है, तो सबसे वीक बेस होता है, वैसा सी। दिस इज योर आंसर। ओके, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मुझे बताना कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है अरेंज करके। ठीक है, आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, और इसका आंसर भी मैं दूंगा। यहाँ हाइड्रोजन मैंने अंदर बनाया है, यहाँ हाइड्रोजन बाहर है, पाई बॉन्ड वैसे ही है। अरेंज करना है इनको, बस यहाँ कोई पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अरेंज करके मुझे बताइएगा, इनमें से वीक बेस मुझे बताना है। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, सबसे वीकेस्ट बेस मुझे बताना आपने। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ओके, तो कीप वॉचिंग एंड वी कंटिन्यू पार्ट 3 के लिए, पार्ट 4 के लिए वीडियो के लिए, जहां मैं एसिड बेस करेक्टर आपको और ज़्यादा करवाऊंगा। और अब हम बहुत ही डेप्थ लेवल में जाएंगे एसिड बेस में। ओके, बाय।